Assalamu alaikum students of 9th class. Today is your lecture number 9, chapter number 8, chemical reactivity, and the topic is electropositive character or metallic character. Today we will discuss all about electropositive character of metals. You know very well that what are metals. In previous lecture we have discussed about metals. मैंने previous lecture में आपको metals के बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स की हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, मेल्टिंग की इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं। द पोजेस मेटालिक लस्टर मीन्स के इनकी जो सरफेस है वो उसमें चमक होती है, उसको पॉलिश किया जा सकता है। मेलेबल हैं मीन्स के इनको काट के इनकी शीट्स बनाई जाती हैं। ये डक्टाइल हैं कि इनकी वायर्स बनाई जाती हैं। तो ये सब हमने मेटल्स के अबाउट जो है डिस्कस किया था कि मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो आज हमने मेटल्स का जो एक कैरेक्टर है जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को मेटालिक कैरेक्टर भी कहा जाता है। तो मेटल्स का कैरेक्टर है ये, इसलिए इसको मेटालिक कैरेक्टर कहा जाता है। तो मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, according to electropositive character, metals have the tendency to lose their valence electrons. This property of metal is termed as electropositivity or metallic character. किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसकी डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मेटल का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना और फिर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। कोई भी मेटल जब किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैटायन में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो उस पर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा? 2+ चार्ज आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है कि कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज आने का जो करेक्टर है, इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है। कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। सोडियम है तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 आ जाएंगे इनर शेल में, 8 आ जाएंगे सेकंड शेल में और 1 आएगा इसके थर्ड शेल में। तो इसका जो थर्ड शेल है वो वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और सोडियम जब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उसके पास पीछे 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और अब ये कैटायन में कन्वर्ट हो गई है, तो ये क्या है? मेटल है। और इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं या फिर मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। एक दफ़ा फिर से सुन लें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को लूज करना और फिर कैटायंस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कोई भी मेटल, अगर हम किसी भी मेटल की बात करते हैं तो उसका हम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसको मेटालिक कैरेक्टर कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमने जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसमें यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है, वैलेंसी। The more easily a metal loses its electron, the more electropositive it is. जितनी जल्दी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स के फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मेटल्स हैं A एंड B। तो A और B जो है दोनों मेटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अब इन दोनों में से A और B में से A अगर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जल्दी लूज कर देती है तो वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जो भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जल्दी लूज करेगी वो क्या है? वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कि जितने मेटल कोई भी जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी मेटल लूज करती है तो उतनी उसकी वैलेंसी होती है। कैल्शियम की एग्जांपल मैंने आपको बताई। कैल्शियम की एग्जांपल में कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2 है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, +1 चार्ज आया है तो 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1 है।
कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ जाता है, 2+ चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2+ मैग्नीशियम की वैलेंसी है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी मेटल लूज करती है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। इस वैलेंसी के टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। एक दफ़ा फिर से मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे मैग्नीशियम का जो स्ट्रक्चर है एटम का वो ड्रॉ करती हूँ। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं। अब मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स हैं, मीन्स के 12 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब हम फर्स्ट शेल को ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल आता है, उसके बाद यहाँ पे इसका सेकेंड शेल है और उसके बाद यहाँ पे इसका थर्ड शेल है। तो ये हो गया मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर। अब मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हैं, 12 हैं। तो अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 आते हैं, और उसके बाद जितने वैसे तो 18 आते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के पास तो टोटल 12 है। तो मैग्नीशियम के केस में क्या होगा कि उसके फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकेंड शेल में 8 आएंगे, और पीछे 2 रह जाएंगे, तो उसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब हमने सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है। तो ये हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 10 हो चुके हैं, 2 रह चुके हैं, तो अब हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देना है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम है तो उसका जो लास्ट वाला शेल है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम स्टेबल होता है। इसलिए मैग्नीशियम की जो विश है वो ये है कि उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। अब इतनी उसके पास टेंडेंसी नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कितने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 6 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन नहीं कर सकता, उसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। इसलिए वो क्या करेगा कि वो अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर देगा। इस तरह से वो स्टेबल हो जाएगा अपने इन 2 शेल्स के साथ। इस तरह से इसका जो थर्ड शेल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म जब हो जाएगा तो इसके आउटर शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास टोटल 12 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले इसके पास कितने प्रोटॉन्स थे, 12 थे, अब भी 12 हैं। पहले इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा कि पहले क्या था कि यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स थे, 12 प्लस चार्ज थे, 12 ही माइनस चार्ज थे, तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अब जब इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हुआ है कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर गया है। तो अब हम जब मैग्नीशियम का यहाँ पे साइन लिखेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं as compared to 10 electrons, 12 protons and 10 electrons। तो हम यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे। 2 प्लस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। तो जब भी कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है तो कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है और पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया है, तो इस पर कितना चार्ज आया है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, तो अब ये 2 बॉन्ड बना सकता है किसी भी, फॉर एग्जांपल कि इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है वो किसने गेन कर लिए हैं, वो क्लोरीन ने गेन कर लिए हैं। वो 2 क्लोरीन के एटम्स आए और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लिया है। तो अब जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो मैग्नीशियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया था, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन कर लिया। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ गया, -1 -1। -1 क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इस क्लोरीन ने और एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इस क्लोरीन ने। अब इस मैग्नीशियम ने जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है उतने ही वो बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड्स बना रहा है। तो जितने भी कोई मेटल बॉन्ड बनाती है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। तो ये वैलेंसी का भी इसमें हो गया क्लियर आपका जो कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सोडियम की है। सोडियम की एग्जांपल में हमारे पास जो सोडियम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। अब होगा क्या कि सोडियम के पास फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को सोडियम कंसिडर करते हैं तो सोडियम के पास सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। अब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, मीन्स के 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब जब 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में। तो ये है हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या होगा कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, लेकिन सोडियम के पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं, 1 है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने मजीद चाहिए, 7 चाहिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन नहीं कर सकता। इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो वो क्या करेगा कि अपने इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर देगा और इस तरह से इसका ये शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, जबकि प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं। तो इस तरह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर गया है नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि 11 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं। तो सोडियम पे क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो 1 जो +1 चार्ज है वो आएगा। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो अब ये किसी भी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बना सकता है। अब सोडियम एक बॉन्ड बनाएगा तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास जिंक की एग्जांपल है। तो जिंक का भी ऐसे ही जो फिनोमिना है वो ऐसे ही है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है। तो जिंक की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो ये हो गया हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमने ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है और पीरियड्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ से रेस करती हूँ और अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस करने के लिए आपको जो किसी भी ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल में वो क्लियर होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है और जो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ड्रॉ किया है। ग्रुप नंबर 1 है जिसमें लिथियम है हमारे पास, सोडियम है और पोटाशियम है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो लिथियम जो है वो सेकंड ग्रुप से, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जबकि जो पोटाशियम है वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है।
तो इनके जो ग्रुप्स हैं वो, इनका ग्रुप सेम है, जबकि इनके जो पीरियड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। जो पोटाशियम है उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 19 है। तो यहाँ पे मैंने सोडियम का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया है, सॉरी लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ सोडियम का और यहाँ पे पोटाशियम का। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता जाता है। साइज ऑफ एटम जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो एटम्स का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। क्यों इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो 2 शेल्स में ही पूरे आ चुके हैं, जबकि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए यहाँ पे 3 शेल्स की ज़रूरत है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। जबकि यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के लिए कितने शेल्स की ज़रूरत है, 4 शेल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर, अब ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये जो डॉट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है कि वो इन एटम्स, इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो शेल है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रही है, इसलिए वो श्रिंक होकर न्यूक्लियस के पास चला गया है। अब ये वाला जो आउटर शेल है इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला गया है। अब अगर हम इसकी बात करें, इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो सबसे बाहर वाले शेल पे सबसे कम जा रही है। क्यों कम जा रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, जबकि इन शेल्स पे न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। अब जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिप करके रखना होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके करीब आ जाएं। लेकिन जो बाहर वाला शेल होता है वहाँ पे न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम लग रही है, दरमियान में ये 2 शेल आ रहे हैं इनकी वजह से। अब अगर हम और नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट क्या होगा कि अब यहाँ पे 4 शेल आ रहे हैं, तो जो बाहर वाला शेल है वहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर चला गया है। तो इसलिए जो मेटल का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करना इजी हो गया है। अगर आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, लूज़ करना मेटल के लिए मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको ज़ोर से ग्रिप किया हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा इजीली जो है वो रिमूव हो सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर चला गया है। अब उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो गई है। अगर हम इसकी बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो सबसे बाहर वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर चला गया है। इसलिए अब हम इसको ईजिली रिमूव जो है कर सकते हैं। अब मेटल उसको ईजिली रिमूव करवा सकती है। तो मेटल्स का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले शेल पे, बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी। इसलिए मेटल
के लिए ये इजी हो जाएगा कि वो जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर सके। इस तरह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। जितनी जल्दी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उतना ही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू सोडियम, एंड सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटाशियम, क्योंकि जो इन तीनों मेटल्स में से जो पोटाशियम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया है। तो ये था हमारा इन ग्रुप ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम जो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसको पीरियड में डिस्कस करते हैं कि पीरियड में उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सेकंड पीरियड को ड्रॉ किया है। तो सेकंड पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो लिथियम है, जो सेकंड एलिमेंट है वो बेरिलियम है, नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। वैसे तो इन सब एटम्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने थे, लेकिन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लेस स्पेस आई हैव ड्रॉन हियर ओनली 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ लिथियम एंड ऑक्सीजन। तो लिथियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर देखें आप तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 3 है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के 5 हैं। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो किसको शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमने जो पीरियोडिक पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रुप में जो एटम का साइज है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेकिन जो एटम का साइज है पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो डिक्रीज होता है। अब कैसे डिक्रीज होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे डिक्रीज होता है। तो लिथियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे हम 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो लिखेंगे, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 8 है। तो इसका मतलब है कि उसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये किसको शो करता है? न्यूक्लियस को शो करता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स हैं, मीन्स कि उसके पास 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो 8 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि 8 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 ही शेल्स हैं, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, और यहाँ पे भी 2 ही शेल्स हैं, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी 8 प्रोटॉन्स के साथ। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या 8 पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? 8 प्रोटॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी ना। देखिए यहाँ पे 2 शेल्स हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियस ने फर्स्ट और सेकंड शेल को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस ने फर्स्ट और सेकंड शेल को अट्रैक्ट करना है। बेशक इस आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में ही हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहा, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो इंक्रीजिंग है वो होती रहती है। यहाँ पे लिथियम के पास सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया है, बेरिलियम के पास सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बोरॉन के पास सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कार्बन के पास सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, फ्लोरीन के पास सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है पीरियड में कि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस है उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, वो इजीली उसको सेकंड शेल को अट्रैक्ट कर लेता है और
क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जा रही है, और उसके लिए जैसे जैसे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा प्रोटॉन्स के साथ उसका बाहर वाले शेल को ग्रिप करना ईजी हो गया है। अब वो ईजिली ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियस को ग्रिप कर सकता है, और क्या हो शेल को ग्रिप कर सकता है, और क्या होगा कि जो शेल है वो श्रिंक होके न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो एटम का साइज है वो पीरियड में डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे पीरियड में साइज डिक्रीज होगा तो जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। अब जब न्यूक्लियस के पास चला गया है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल हो गया है। अब हम आउटर इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं करा सकते। मेटल के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रही है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो पीरियड में डिक्रीज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रुप का और पीरियड का एक जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या था? किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। तो मेटल पीरियड में इजीली लूज नहीं करती, इसलिए उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो पीरियड में डिक्रीज होता है, मीन्स के कम हो जाता है। तो नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका आपस में जो रिलेशन है उसको डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है। अब जितनी एनर्जी वो लूज जो है गेन रिक्वायर होगी उसको, तो उतनी उसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए रिक्वायर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अब देखें, अगर किसी मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है तो क्या उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी ना। देखें, किसी मेटल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है, फॉर एग्जांपल के यहाँ पे एक जो है मेरे पास स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का। अब ये उसका यहाँ पे वैलेंस शेल मैंने ड्रॉ किया है, तो वैलेंस शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर एग्जांपल कि उसका जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस के अगर करीब है तो न्यूक्लियस उस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मूव करना या फिर यहाँ से लूज होना मुश्किल है। अब उस मेटल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। अब अगर उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है तो उसके लिए एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर सकेगा। उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो न्यूक्लियस की जो फोर्स है उस पे डिपेंड करती है कि अगर न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, अगर न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो कम है तो कम एनर्जी रिक्वायर होगी। और ये किस पे डिपेंड करता है? कि ये साइज पे डिपेंड करता है। अगर एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका साइज छोटा है तो उसके लिए उसकी जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, अगर फॉर एग्जांपल हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है, इसलिए जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले शेल पे कम हो जाती है, तो इसलिए हम कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी। मज़ीद हम यहाँ पे सोडियम एटम और मैग्नीशियम एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। Alright students, I have drawn here the structure of sodium. The atomic number of sodium is 11. It means that 11 is its number of protons. तो इसका जो atomic number है वो 11 है, तो इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने जो प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। अब इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, मीन्स के इसके पास 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसके पास अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि इसके पास 11 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो सोडियम का स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी क्या विश है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स करे, तो ये क्या करेगा कि अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर देगा। अब इसका जो थर्ड शेल है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको क्या चाहिए थी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए थी, इसको एनर्जी चाहिए थी। उस एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी इसको रिक्वायर है, 496 किलो जॉल पर मोल। मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इससे कितनी एनर्जी रिक्वायर थी, 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसको रिक्वायर थी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सोडियम जो है उसका जो साइज है वो बड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। मींस के उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो मैग्नीशियम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके अकॉर्डिंग मैग्नीशियम के पास जो है वो कितने प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 12 है। अब इसके पास 12 पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि 12 प्रोटॉन्स हैं, और 12 ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 12 इसके क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो स्टूडेंट्स, 12 पॉजिटिव चार्जेस और 12 नेगेटिव चार्जेस। अब क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वैलेंस शेल में। अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर देगा। तो इसके लिए क्या इजी है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर दे। तो वो क्या करेगा कि उसके लिए ये इजी है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर दे। तो जो मैग्नीशियम है वो पहले क्या होगा कि पहले अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12 प्रोटॉन्स होंगे। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत थी, 738 किलो जॉल्स पर मोल इसकी जो एनर्जी थी वो रिक्वायर थी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना था। इसलिए उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए थी, वो क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वो है 738 किलो जॉल पर मोल। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है तो अभी भी ये अनस्टेबल है। अब नेक्स्ट वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि वो अपना जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में उसको भी लूज कर देगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे, तो पहले क्या था कि 12 प्रोटॉन्स थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। मीन्स के 12 पॉजिटिव चार्ज थे और 12 ही नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब एक पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से जो अब इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की फोर्स है एक चार्ज की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब इसको मज़ीद ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है कि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करे। एक दफ़ा फिर से सुन लें स्टूडेंट्स कि क्या हुआ है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया,
तब उसके पास 12 प्रोटॉन्स थे, मीन्स के 12 पॉजिटिव चार्ज थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो उसने 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी से उसको रिलीज़ कर दिया। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया तो पीछे इलेक्ट्रॉन्स 11 रह गए और 12 जो है थे वो प्रोटॉन्स थे। अब डोमिनेट कर गया है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो पहले से थोड़ी ज़्यादा हो गई है आउटर शेल पे। तो पहले से जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है वो पहले से ज़्यादा हो गई है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए जो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है सेकंड इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वो थोड़ी ज़्यादा है। वो कितनी है? 1450 किलो जूल पर मोल। तो इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और 12 क्या है? प्रोटॉन है। अब 12 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 माइनस चार्जेस हैं। तो मैग्नीशियम पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर गया है और इसके ऊपर क्या चार्ज आया है? 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो कम थी, जबकि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का बताया। उसके बाद हमने वैलेंसी को भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि वैलेंसी कैसे रिलेट करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के साथ। नेक्स्ट हमने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के ट्रेंड्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो आपस का रिलेशन है उसको डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।